गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सब बढ़िया होंगे आप लोग। ओके, हम लोग आज हिस्ट्री की पहली क्लास देखेंगे आप लोगों की, जिसके अंदर हम लोग के सिलेबस के अंदर चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और जैसे कंपेटिटिव एग्जाम्स दोगे आप उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। टॉपिक का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ ताकि दोनों को आराम से समझ में आ जाए। ओके अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857। पे हम इसको म्यूटिनी भी कह सकते हैं, फिर बहुत बड़ी घटना है ये। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। इंडिया के अंदर पहली बार इतने बड़े लेवल पे, मतलब पूरे के पूरे इंडिया जितने बड़े लेवल के ऊपर एक रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एक किंग से लेकर के एक फार्मर तक, राजा से लेकर के एक किसान तक। ठीक है, इसमें बिजनेसमैन आ गए सारे के सारे। ठीक है, आर्किटेक्चर आ गए, या फिर जो कपड़े बुनने वाले थे, नाई, दर्जी, जो भी है, जितने भी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं या फिर मुस्लिम्स है या हिंदू है, किसी भी जात पात का, सब ने इस रिवोल्ट के अंदर हिस्सा लिया। ठीक है, और ये इसका एक्चुअली ग्राउंड क्या है, हम लोग इसका पहले धरातल देखते हैं, इसका है क्या एक्चुअली के अंदर, ये था क्या। आप लोगों को पता है कि हम लोग, सॉरी, वो 10th सेंचुरी के बाद में हम लोग फॉरेन इन्वेशंस के बीच में रहे हैं। ठीक है, कभी यहाँ पे मंगोल्स ने अटैक किए, कभी अफगान्स ने किए, कभी तुर्क ने किए। ठीक है, तो इसलिए हमारे ऊपर बाहर के अटैकर्स ने लगातार अटैक होने के बाद में 1600 के अंदर ब्रिटिशर्स के पाँव इंडिया के अंदर पड़े थे। ओके, अब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर सबसे पहले आए थे 1600 को, 1600 को। वहाँ से, मतलब ब्रिटेन से एक चार्टर पास करवाया था उन्होंने वहाँ की महारानी से। ठीक है, उस चार्टर के अकॉर्डिंग, चार्टर का मतलब होता है कि एग्रीमेंट टाइप का। ठीक है, वो वहाँ से पास करवा करके वो इंडिया में आए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, जैसे वास्को दी गामा, आपने नाम सुना होगा। वास्को दी गामा पहले इंसान थे जो सी रूट से इंडिया आने वाले थे। ठीक है, तो 1600 के अंदर वास्को दी गामा या फिर उसके जो मर्चेंट्स थे साथ में, वो इंडिया पहुँचे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट किया, और लगभग लगभग अपन मैं आपको मोटी मोटी डेट्स बताऊंगा। जैसे 1633, 1633 के अंदर उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा के अंदर अपने पावर जमाना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर बात करते हैं 1660 के अंदर। 1660 के अंदर उनके पाँव पड़े बॉम्बे के अंदर, मुंबई जिसे कहते हैं आज। 1695, 1695 हुगली के अंदर, हुगली नदी, वो नदी भी है, हुगली के पास में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की उन्होंने सबसे पहले। ठीक है, 1695 के अंदर। 1707, 1707 के अंदर, जब भारत के मजबूत राजा औरंगजेब मर गए थे। ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद में उन्होंने इंडिया के अंदर ना सिर्फ व्यापारी बन करके काम किया, बल्कि वो यहाँ पे एक राजा या फिर ऐसे मानो शासन चलाने वाले लोग बन गए थे। ठीक है, यहाँ पे वो पॉलिटिकली पावर को यूज़ करने लगे थे, गवर्न करने लगे थे। 1717 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी। फर्रुखसियार एक राजा थे, उन्होंने ब्रिटेन के जो, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको दस्तक दी। मतलब दस्तक एक तरीके का पास होता है, या फिर मान लो जैसे एक होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग मारवाड़ी लैंग्वेज में अपने, एक पर्चा हो गया जिसे हम लोग टैक्स फ्री करवा सकते थे, जैसे होता है ना, ये पास बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के लोगों को दस्तक दी, मतलब यहाँ पे वो बिना टैक्स के बिजनेस करने के लिए वो ठीक है, ऑथोराइज्ड हो गए बिना टैक्स के काम करने के लिए। फिर 1717 से लेकर के 1757 तक ब्रिटेन वाले अपने पावर को लगातार बढ़ाते रहे। ठीक है, छोटे मोटे राजाओं से लड़ाई झगड़े करते रहे। फिर 1757 के अंदर बहुत ही बहुत ही बड़ा युद्ध होता है, वॉर होती है यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी के रूप में। ठीक है, अब ये छोटे छोटे फैक्चुअल डिटेल्स आपको क्लास के अंदर बता दी जाएगी, लेकिन अभी हम मोटा मोटा रूप पे देख रहे हैं। ठीक है, 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई। उसके जस्ट 6-7 साल बाद में बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के अंदर। ठीक है, आपको आपके सिलेबस में बैटल ऑफ प्लासी भी है और बैटल ऑफ बक्सर भी है। ठीक है, आराम से समझाया जाएगा। तो 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। फिर 1765 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, एक समझौता हुआ था जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी ट्रीटी रूप
के रूप में उभर करके आई अंग्रेज़ों के लिए। इस ट्रीटी के अंदर उनको दीवानी पावर मिली, ठीक है। दीवानी पावर का मतलब होता है दीवाने, जैसे मान लें इनको पॉलिटिकल पावर मिल गई थी कि पहले तो इनको 10 तक की पावर मिली 1717 के अंदर फर्रुखशियार के द्वारा, जिसके अंदर वो खुद टैक्स फ्री हुए, ठीक है। और 1765 तक आते आते उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि अब वो टैक्स लेने भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दीवानी पावर का मतलब है टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे अब वो, ठीक है। अब छोटा मोटा युद्ध हुआ, उस सॉरी बक्सर के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर इलाहाबाद के हारने के बाद में इलाहाबाद के अंदर एक ट्रीटी हुई जिसके अंदर भी दीवानी पावर ब्रिटेन को दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। अब एक बात ध्यान रखना, 1765 तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर चलती रहती है, ठीक है। 1765 के बाद में ब्रिटिश के जो राजा थे या फिर जो ब्रिटिश के क्राउन थे जिसे राज सिंहासन बोलते हैं, उसको ये भनक लग गई कि इंडिया के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमारा इंतज़ार कर रही है। तो ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की राजा या जो महारानी थी उस वक्त की, उन्होंने यहाँ पे कुछ एक्ट भेजे, मतलब कुछ कानून बना करके भेजे ताकि कंपनी को कंट्रोल में किया जा सके। सबसे पहला उनका एक्ट आया, कुछ एक्ट है बताता हूँ आप लोगों को डिटेल्स के अंदर। सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करने वाला एक्ट है, ठीक है। 1773 1773। सेकंड है 1784 1784 के अंदर है पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से आया। फिर 1793 के अंदर चार्टर एक्ट, फिर 1813 के अंदर चार्टर एक्ट, फिर एक चार्टर एक्ट आया 1833 के अंदर, ठीक है। ये कुछ कानून बन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आए थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, ताकि ब्रिटिश की कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को और इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं 1833 तक, ठीक है। 1833 से लेकर के 1857 के बीच में, या फिर मान लो कि हम लोग अब देखते हैं 1857 की क्रांति का देखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी वो पैसा लूटने आई थी, ठीक है। यहाँ पे एक बिजनेस फर्म बन करके आए थे यहाँ पे वो, और बिजनेस फर्म होने के नाते उनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा किस किस रूप से निकालने का, उनके जो मीडियम्स होते हैं, उनके साधन होते हैं, उन सब से यहाँ की जनता परेशान रहती है लगातार, ठीक है। 1857 के कुछ क्रांति के बहुत सारे कारण रहे, बहुत से कारण रहे हैं जिसमें राजा परेशान रह गए, ठीक है। जैसे अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ मैं, जैसे पॉलिटिकल कॉजेज हो गए, ठीक है, राजनीतिक कारण हो गए, मिलिट्री कॉजेज हो गए, सैनिक कार्य कारण हो गए, रिलीजियस बोल सकते हैं, धार्मिक कारण हो गए, आर्थिक कारण हो गए, ठीक है, सामाजिक हो गए। ऐसे छोटे मोटे कारण बहुत मिल करके बहुत सारे कारण बनते हैं जिससे, मतलब ऐसे मान लो एक एक ईंट बन करके हमारा महल खड़ा हुआ 1857 का, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं छोटी छोटी जो डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कॉटन है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कॉटन। कॉटन से पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। अब सोने की चिड़िया कैसे कहलाया जाता था कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे बहुत सारा, और पहले डॉलर चलता नहीं था, ना ही कोई फॉरेन करेंसी होती थी। तो अगर हम लोग कुछ सामान बाहर बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता था, उसके बदले में हमें मिलता सोना और चांदी, ठीक है। तो वो लगातार एक्सपोर्ट करते रहने से, लगातार करते रहने से इंडिया के अंदर बहुत सारा गोल्ड रिजर्व इकट्ठा हो गया, ठीक है। मतलब सोना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। दुनिया का 50 से 60% सोना उस वक्त इंडिया के पास था उस वक्त, ठीक है। इसीलिए हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ब्रिटेन की नज़र इस सोने के ऊपर पड़ गई कि राजा महाराजाओं के पास बहुत सारा सोना है। फिर उनको पता लगा कि यहाँ तो जनता के पास भी बहुत सारा सोना पड़ा है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, बनिए हैं, सेठ हैं, साहूकार है, इनके पास तो भरे पड़े हैं पैसे, सोना भरा पड़ा है। तो इनको कैसे ना कैसे करके लूटना है, ठीक है, इनको कैसे ना कैसे कंगाल करना है। तो एक तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ की एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा नुकसान, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर अटैक किया यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर अटैक कैसे किया उन्होंने, एग्रीकल्चर की बात जब आती है तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने क्या किया, तो मतलब उनकी जो फूड क्रॉप्स थी, किसानों की फूड क्रॉप्स, मतलब वो किसानी जिसके अंदर वो खाने की चीज़ें उगाते थे उसको बंद करवाया पहले तो, ठीक है। आप फूड क्रॉप्स नहीं उगाओगे, आप उगाओगे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब वो फसल उगाओगे जिससे हम लोगों को पैसा मिले। जैसे नील की खेती, नील आपने देखा होगा, जैसे उस वक्त मान लो कॉटन था, कॉटन से कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया मिलों के अंदर, तो कपड़ों के लिए हमें नील भी चाहिए थी, ठीक है, उनकी रंगाई पुताई के लिए हम लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों को नील भी चाहिए थी। तो इंडिगो के फूल आते थे, उनकी खेती करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे शुगर शुगर का करवाया, सॉरी शुगर केन के लिए उन्होंने, सॉरी गन्ने की खेती करवाई बहुत सारी शुगर केन की, ताकि वो शुगर बना सके, चीनी बना सके। टोटल मिला के कहा जाए तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स उगना या फिर मान लो खाद्य फसल उगना कम हो गया था,
जिसके कारण एक बार महामारी भी आ गई थी इंडिया के अंदर। सूखा पड़ने के कारण यहाँ पे लोगों के पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर लोग गुस्सा हो गए थे इनसे। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इस सैनिक की बात आती है। वीडी वीडी सावरकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सावरकर ने इस क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई कहा है पहला। ठीक है, हम देखते हैं। अब बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे, छोटे छोटे करके हम लोग कड़ी बनाएंगे इसके अंदर। जैसे आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, ठीक है ना। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर जगह थी वहाँ पे बैरकपुर जगह थी, वहाँ के एक सैनिक थे ब्रिटेन के। ठीक है ना, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था। ठीक है, गुस्सा क्यों आया? हुआ ये कि जो इंडियन सैनिक थे, फिर जो उस वक्त के जो सैनिक थे, उनको कारतूस या फिर कार्टेज दी जाती थी। बंदूक होती ना, बंदूक, तो बंदूक का एक खोल होता है ऊपर। ठीक है, तो खोल हटाने के बाद में फायरिंग होती थी उस वक्त। तो वो खोल होता ना, वो चमड़े का होता था, और वो जो चमड़ा था वो या तो गाय का चमड़ा होता था या फिर वो सुअर का या फिर पिग जिसे बोलते हैं उसका चमड़ा होता था। अब गाय के चमड़े को मुंह में लेना हिंदुओं के खिलाफ, और सुअर के चमड़े को मुंह में लेना मुसलमानों के खिलाफ। तो ये क्या है, एक मिलिट्री रीजन भी हो गया, जिसके कारण मंगल पांडे को इतना गुस्सा आ गया 29 मार्च 1857 को कि उन्होंने वहाँ के अपने 2 सीनियर जो ऑफिसर थे, यूरोपियन मतलब जो ब्रिटेन के ऑफिसर थे, उनको गोली से उड़ा दिया। ठीक है, और बोले भाई तेरा सत्यानाश आज से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इस कारतूस को यूज़ करने से मना कर दिया। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि कारतूसों को जो भी यूज़ नहीं कर रहा है उसको 10 साल की सज़ा दे दी। अब यार एक बात बता, साला अपना ही देश, ठीक है, अगर हम कोई बंदूक यूज़ में ना लें, उसके कारतूस यूज़ में ना लें, जैसे हम लोग उसको यूज़ में ना करें, तो हम लोग ही 10 साल जेल में रहें। तो इस बात से क्या है, भयंकर गुस्सा फूट पड़ा उनके अंदर। ठीक है, गुस्सा इतना फूट पड़ा कि वो क्या पड़े, मतलब बैरकपुर के जो सैनिक थे वो वहाँ उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, स्पॉय म्यूटिनी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, विद्रोह कर दिया। ठीक है, उस विद्रोह के अंदर तो विद्रोह किया 11 मई को। ठीक है, 10 मई को ये सब कुछ घटना घटी। 10 मई डेट मानी जाती है 1857 की क्रांति का स्टार्ट होने का। 11 मई को मेरठ से दिल्ली निकल पड़े ये सारे के सारे जो सोल्जर थे ना, ये जो विद्रोही थे। ठीक है, ये मेरठ से दिल्ली चले पड़े, चलो दिल्ली का नारा दे करके। ठीक है, दिल्ली में कौन था भाई? दिल्ली में था कौन उस वक्त? दिल्ली में उस वक्त था बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगलों का राजा था बहादुर शाह जफर। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट थी क्योंकि दिल्ली उस वक्त अपने देश का कैपिटल था। तो उन्होंने देखा कि यार अब कोई एक लीडर होना चाहिए इस अपने रेवोल्यूशंस का, जो इस रेवोल्यूशंस को पूरा संभाल सके। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के पास वो सब लोग निकल पड़े। तो दिल्ली के छोटे मोटे जगह पर, मतलब ऐसे मान लो 50-60 या फिर 20 में जितने भी उनको फॉरेन के या फिर ब्रिटिश के सोल्जर्स मिलते रहे, उनको वो उड़ाते रहे, मारते रहे। ठीक है, और वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ से क्या है, दिल्ली से ये रिवॉल्यूशन की चिंगारी जो थी पूरे इंडिया में फैल गई है। ठीक है, अब किसान किसान परेशान है। आपने मैंने आपको बताया किसान परेशान है, उसकी खेती बर्बाद कर दी। ठीक है, अब बात आती है व्यापारी की। तो व्यापारी कैसे परेशान हो गया? अब व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, ब्रिटेन वालों को वो सारा सोना अपने यहाँ पे लेके जाना था। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, तो उनके ऊपर बहुत सारा भारी टैक्सेस लगा दिया। ठीक है, टैक्स लगा दिया, मतलब इतना होगा तो ये टैक्स होगा, इतनी कमाई पे ये टैक्स लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स, 80-90% तक टैक्स लगा दिया उनके ऊपर। ठीक है, तो इससे व्यापारी लोग भी परेशान हो गए, मेरे क्या परेशानी है यार, क्या फपूंद है ये। ठीक है, वो परेशान हो गए। अब बात आती है राजाओं की। अब राजा कैसे परेशान हो गए वो दिखाता हूँ आप लोगों को। राजा परेशान होने के पीछे 2 कारण थे। ठीक है, जैसे मान लो डलहौजी एक पर्सन था, उसने एक नीति बनाई थी, एक डॉक्ट्रिन सिद्धांत था उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके। ठीक है, अपने वो झांसी की रानी का नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। सबसे बड़ा रीज़न था झांसी की रानी का रिवॉल्यूशन में उतरने का, वो यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है, अगर किसी राजा के खुद की बेटा नहीं, मतलब खुद का बेटा नहीं है जो राजा बने, तो उस राजा की सारी संपत्ति अंग्रेज़ी ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब अभी जैसे अपने जयपुर के राजा पद्मनाभ सिंह है, तो पद्मनाभ सिंह यहाँ के पहले वाले राजा के असली बेटे थोड़ी हैं। यहाँ के जो पहले वाले राजा थे उनके असली बेटे नहीं है पद्मनाभ सिंह, तो उनके गोद लिए हुए बेटे हैं ये पद्मनाभ सिंह। तो उस वक्त क्या है, तो गोद लेने वाली प्रथा बंद कर दी। बोले अगर किसी भी राजा के बेटा नहीं है ना,
तो वो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर के यहाँ का राजा नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर किसी का बेटा नहीं है तो राजा के मरने के बाद में वो सारा राज्य हमारा। रानी लक्ष्मीबाई के खुद का पुत्र था नहीं, ठीक है। उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद में, जैसे झांसी है, झांसी के ऊपर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाने की सोची, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिवोल्ट कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बोला यार तुम्हारे बाप का थोड़ी है भाई, झांसी हमारा है, इंडियंस का है, हमारे राजाओं महाराजाओं का यहाँ पे शासन चलते आ रहा है बहुत सालों से, तुम्हें तो कैसे दे देंगे ये लोग, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही सौंदर्य रूप से यहाँ पे, मतलब बहुत ही खतरनाक रूप से रिवोल्ट करने का निश्चित कर लिया, मतलब करेंगे करेंगे, कुछ भी हो जाए अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेंगे हम लोग, ठीक है। मणिकर्णिका करके एक मूवी है, वो देख सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। अब राजनीतिक कारण आ गए तो इसको अंदर वो देखते हैं। एक तो ये कारण हो गया, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद मैं तो आपको लिख के भेज दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे राजा इनसे नाराज हो गए थे। अब दूसरा क्या है, अगर कोई राजा अपनी नेचुरल मौत मरता है, ठीक है, तो उसकी सारी की सारी संपत्ति ब्रिटेन वाले ले लेंगे, ओके, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था अवध, ठीक है। अवध एक करके एरिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस वक्त के राजनीति के हिसाब से। तो अवध के जो राजा थे उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान किया गया उस वक्त, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अवध के राजा का जो अपमान था वो भारत के बाकी सारे राजाओं को समझ में आ गया कि यार ये ब्रिटेन वाले अवध के राजा को नहीं छोड़ेंगे तो हमें क्या छोड़ेंगे फिर, ठीक है। अवध का राजा से मान लो कि बहुत ही शांति प्रिय इंसान था, ठीक है, ब्रिटेन के अंडर में था अवेलेबल वो, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा मान लो अपने मनमोजी टाइप के हिसाब से था, वो अपने जीवन में व्यवस्था, ठीक है, वो आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर, जैसे मान लो राजाओं को यहाँ पे संगीत पसंद था, पेंटिंग बनाना पसंद था, तो ये आर्ट्स को वो प्रमोट करके चलता था हमेशा ही। तो ब्रिटेन वाले को लगा यार ये राजा कुछ कर तो पाएगा नहीं, ठीक है, तो क्यों ना हम इसकी जो सारी ज़मीन जायदाद है वो हड़प के लें, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपनी पावर इस्टेब्लिश करते रहेंगे। तो अवध के राजा को वहाँ से मार करके भगा दिया गया, और वहाँ उनको पेंशन देना स्वीकार किया ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, बोले हम आपको पेंशन देंगे, खर्चा देंगे, आप अकेले साइड में बैठो और वहाँ पे ऐश करो पैसों से, ठीक है। और जैसे मान लो मिलिट्री के कारण और बताऊँ आप लोगों को, मिलिट्री कॉजेज और बताऊँ। मिलिट्री के कारण के अंदर ये है कि मान लो जैसे किसान परेशान हो चुका, उसके पास आमदनी बची नहीं है ना, भूखमरी आ गई थी उनके पास, किसानों के पास, तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया, बोले यार अब हम आर्मी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, उससे हमारा परिवार चलता रहेगा, उसमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अब आर्मी में आए किसान, आर्मी की ड्रेस पहन करके आर्मी में एंटर तो हो गए, वहाँ पे भी प्रॉब्लम थोड़ी कम थोड़ी है वहाँ पे। अब ब्रिटेन की सैनिक और इंडिया की सैनिक में फ़र्क किया जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, खाने भी प्रॉब्लम, ठीक है, सम्मान इंडिया के सैनिकों का होता ही नहीं था बिल्कुल भी। आज हम देखते हैं हमारी आर्मी का कितना सम्मान करते हैं हम लोग, उस वक्त कोई सम्मान ही नहीं था हमारे यहाँ पे, यहाँ के सैनिकों का, ठीक है, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। और सैनिकों के अंदर जैसे मान लो जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ठीक है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये जातिवाद से बढ़ा दिया है, मतलब जातिवाद इंडिया के अंदर घुसा दिया उन्होंने। उस वक्त इतना फैला हुआ नहीं था, लेकिन उस दिन से इतना फैल 1857 के पहले से इतना फैल चुका था उनके अंदर, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अब 1857 के अंदर क्या है, उस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारी पावर खड़ी हो रही थी, जैसे फ्रेंच की पावर हो गई, फ्रांस की हो गई, डच की हो गई, जर्मनी की पावर हो गई, तो अफ्रीका के ऊपर भी ब्रिटेन अपना हिस्सा जमाना चाहता था, ठीक है। तो इंडिया के सैनिकों को इंडिया के बाहर भेजना की बात आई, ठीक है, कि इंडिया के सैनिकों को हम लोग बाहर भेजेंगे। तो साउथ इंडिया में क्या है, अपने जो साउथ का एरिया है जहाँ पे अपने साउथ मूवीज़ देखते हैं, तो पहले वहाँ पे पानी के ऊपर जाना धर्म के खिलाफ होता था, बोले पानी के ऊपर नहीं जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या है, धर्म के नाम से जब ये पता चला ब्रिटेन वाले लोगों को कि यार ये धर्म खराब हो जाएगा इनका, तो ये लोग विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम लेके आए वो कि वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन धर्म के अंदर वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो ये बोलते थे कि जो भी सैनिक अगर क्रिश्चियन धर्म के अंदर चेंज होता है तो हम लोग उसको सैलरी भी अच्छी देंगे, उसको सम्मान भी अच्छा देंगे, ठीक है, और उसकी संपत्ति भी हम लोग नहीं लेंगे, और अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपना धर्म क्रिश्चियन धर्म के अंदर परिवर्तित नहीं किया तो उसकी संपत्ति हम ले लेंगे, ठीक है। तो लोगों को डरा धमका करके उनका धर्म चेंज करवाया जाने लगा,
तो इनसे भी क्या है, सैनिक लोग भी परेशान हो गए। अब कौन बचे? ये देखो, राजा परेशान, सैनिक परेशान, जिसके पास हथियार भी है ना, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, मतलब भारत का हर एक नागरिक परेशान है। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, चाहे सिख है या कोई भी हो, ठीक है, सबके सब परेशान हो गए। लूट खसोट मचा रखी है पूरी की पूरी, ठीक है, कबाड़ा करके रख दिया पूरा इंडिया का आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1857 के अंदर मंगल पांडे भाई साहब ने क्या किया, दो ऑफिशियल्स को गोली से उड़ा दिया। मतलब तुम्हारी माँ की आँख, ठीक है, हमारा इंडिया है, हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही मंगल पांडे ने ये किया, उसके बाद में धीरे धीरे ये बात पूरी इंडिया के अंदर फैल गई। तो जहाँ पे जितना जोर था, सब ने अपना अपना जोर लगाया और सब ने रेवोल्यूशन के अंदर हिस्सा ले लिया, ठीक है। सब ने पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशन के अंदर, क्रांति के अंदर, कि भाई अब कुछ भी हो जाए, ब्रिटेन के लोगों को यहाँ से मार के भगाओ, ठीक है, मिलते ही जला दो, इनके घरों को जला दो, ठीक है, इनकी जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ इनको जला दो, इनको लूट लो, इनको मारो, मतलब जिंदा मार दो, ये कहानी तो आई गई थी सामने, ठीक है। अब हुआ क्या था मतलब उस वक्त ये भी होता था, मतलब एक बात सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी था यार, कि ये क्या एक सिद्धांत लेके आए थे, वाइट्स मैन बर्डन, ठीक है, एक सिद्धांत था वाइट्स मैन बर्डन, इंग्लिश में नाम है इसका, हिंदी में नाम भी नहीं है। मतलब जो गोरे लोग होते हैं ना, वो भगवान के अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो भगवान के द्वारा बनाए गए अच्छे लोग होते हैं। भगवान ने उनको स्पेशल तरीके से गोरा बनाया है, ठीक है। उन्हीं को सारा का सारा ठेका दे रखा है कि तुम लोग जाओ धरती के ऊपर और जितने भी लोग हैं जो गोरे नहीं है उनको ज्ञान दो, उनको शिक्षा दो, ठीक है। तो ये क्या अपने आप को सुपीरियर समझते थे। अब इंडिया के लोग बोलते हैं यार, तुम लोग सारे 100 साल पहले तो आए हो हमारे यहाँ पे, ठीक है, 100 साल पहले आए हो, तुम्हें हमारा कुछ अता पता नहीं है, हमारे ऋग्वेदिक हमारे जो ग्रंथ है इतने बहुत पुराने हैं, साइंस हमारी बहुत एडवांस है, लैंग्वेज हमारी बहुत एडवांस है, तुम लोग हो क्या, ठीक है। तो ये बात क्या इंडिया लोगों को पसंद नहीं आई, बोले यार सर तुम गोरे हो तो क्या हुआ, गोरा तो हमारे यहाँ पे सुअर भी होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो नॉलेजबल है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जुड़ जुड़ कर क्या हो गई, हमारे 1857 की क्रांति इकट्ठा हो गई, ठीक है। अचानक से विस्फोट फूटा, 1857 की क्रांति ने बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। वो पार्टिसिपेशन के बारे में या फिर बाकी जो नॉलेज है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।